हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे, टॉपिक था हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। मतलब पहले हमने पढ़ा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को स्टडी किया जो दो पार्ट थे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और साथ में ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी हमने पढ़ लिए थे। जो आज का टॉपिक है आपका, ये कहें कि ये लास्ट टॉपिक ही चल रहा है अब सॉल्यूशन यूनिट का। तो लास्ट टॉपिक ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हेडिंग डाल लीजिएगा, साइड में मत डालना हेडिंग, सेंटर ऑफ द लाइन, लाइन के बीचों बीच हेडिंग डालिएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और पहले समझ लीजिएगा, फिर वन बाय वन फिर बात करते हैं। देखिए, सॉल्यूशंस की उन प्रॉपर्टीज को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है जो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। फिर से मतलब समझो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या था जी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। अब वही वापस आते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उस अमाउंट पर डिपेंड करता है, उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंडेंट हैं, उन प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो कौन सा सॉल्यूट है, उसकी नेचर क्या है, इस बात से इन प्रॉपर्टीज का कोई लेना देना नहीं है। आप ग्लूकोज ले लीजिए, आप शुगर ले लीजिएगा, आप दोनों में से कुछ भी ले लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन दोनों की बराबर है तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बराबर है। कहने का मतलब केवल इतना सा है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट करती हैं, उसकी नेचर, सॉल्यूट कौन सा है उसकी नेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बुलाते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं ये, जनरल केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल में बड़ी इंपॉर्टेंस है इनकी। इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, पर पहले आप डिफाइन कर लीजिएगा, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। आगे लिख लीजिएगा कि ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंडेंट नहीं है। कौन सा, मोटा मोटा समझिए, कौन सा सॉल्यूट है इस बात पर ये डिपेंडेंट नहीं है, कितना सॉल्यूट है इस बात पे ये डिपेंड करती है। इनकी वैल्यू वेरी होती है, अगर अमाउंट बढ़ाएं या कम करें, इनकी वैल्यू नेचर में बदल दूं तो वेरी नहीं करेगी। चलिए जी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं टोटल ही, वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट है, लिख लीजिएगा हमारे साथ, फर्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकेंड है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पूरा लिखें वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। थर्ड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड द फोर्थ वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर फर्स्ट वन, सेकंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द फोर्थ वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चारों को स्टडी किया जाएगा वन बाय वन। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। हम आज ही अभी शुरुआत करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। हाँ, शुरुआत करने से पहले, हेडिंग डालने से पहले समझ लीजिएगा, हमने कहा था इनका बड़ा यूज है, इन्हें बड़े अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। तो इनका यूज क्या है, इनकी एप्लीकेशन क्या है? चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक कॉमन एप्लीकेशन है। कॉमन एप्लीकेशन कौन सी है? इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम, जो सॉल्यूट हम डाल रहे हैं उसका मोलर मास निकालने में किया जाता है। मतलब आपको नाम प्रोवाइड ना किया जाए, ग्लूकोज है या सुक्रोज है, कुछ नाम नहीं दिया, केवल सॉल्यूट बोल दिया, नॉन सॉल्यूट, अननोन सॉल्यूट है एक वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में, और फिर उसका मोलर मास हमें निकालने के लिए दिया जाए
हम नाम नहीं जानते सॉल्यूट का, तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसका मोलर मास निकालने में हमारी हेल्प करती हैं। हेल्प क्या करती हैं? पूरा निकाल कर ही कैलकुलेट कर देती है चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चारों का इक्वली यूज है, फिर भी हम चारों में से देखें कि प्रायोरिटी हम किसको देते हैं मोलर मास निकालने में, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रायोरिटी पर रखते हैं। जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे पता चल जाएगा, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पर काम करता है। इनमें हीट करना पड़ेगा, इससे डिप्रेस टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर अकेला ऐसा है जिसमें ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो टेम्परेचर कम होगा, मतलब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही रहने वाला है। और कुछ बायोमॉलिक्यूल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर के कंपाउंड्स, बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो जब उनका निकाला जाता है मोलर मास तो हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल होते हैं, लो टेम्परेचर पर भी अनस्टेबल होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो स्टेबल है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बायोमॉलिक्यूल का मोलर मास आसानी से निकाल सकती है, ना इसमें हीट करना पड़ता है ना इसमें कूल करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बाकी में टेम्परेचर चेंज आएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो बायोमॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी बनी रहे, उसका मोलर मास भी निकल जाए, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेटर होगा इन चारों में से। वैसे यूज करने के लिए तो आप बायोमॉलिक्यूल को छोड़ दीजिए, बाकी अदर कंपाउंड्स के लिए कोई भी यूज कर लीजिएगा, इक्वल आंसर आएगा, लेकिन फिर भी ज्यादा प्रायोरिटी हम किसके लेकर चलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर की, मोलर मास निकालने में, क्योंकि चारों का यूज ही हम मोलर मास निकालने में करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, कैसे है ये, हेडिंग डाल लीजिएगा, फर्स्ट हेडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं बाकी को रफ कर देता हूं, हेडिंग डालिए ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हेडिंग सेंट्रलाइज्ड आई, ऑस्मोटिक प्रेशर, बिल्कुल सेंटर में। अब बड़ा क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता, पहले मुझे ऑस्मोसिस पढ़ाना होगा। ऑस्मोसिस मैंने पढ़ा दिया तो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर तक पहुंच पाऊंगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेन हेडिंग है, चलिए होती क्या है ये बात करेंगे। तो साइड में एक हेडिंग डालिए यहां पर, इसे आप पढ़ रहे हैं, बहुत लेंथी है, मेन हेडिंग तो हो गई। अब साइड में है ऑस्मोसिस। तो आप हमें बताइए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती क्या है, मीनिंग क्या है ऑस्मोसिस का। ये वर्ड पुराना होना चाहिए, आपको आना चाहिए। जो बायोलॉजी से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हें आता होगा, और जो मैथ से भी पढ़ रहे हैं उन्हें 10th में बायोलॉजी पढ़ी होगी, उन्हें भी आना चाहिए कि जी ऑस्मोसिस क्या होती है। देखिएगा, ऑस्मोसिस समझिएगा, जो भी आपके दिमाग में आ रही हो बायोलॉजिकल डेफिनेशन, उसे हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। हमने एक वुल्फ बॉटल ली, वुल्फ बॉटल मतलब दो तरह से ओपनिंग वाली एक बॉटल, ऐसे समझिएगा। उसे हमने बीच में से सेपरेट कर दिया एक मेम्ब्रेन से, इसे बुलाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब हाफ को परमिट करती है, ये भाई आधा हिस्सा तुम जले जाओ, आधे को रोक लेती है, मतलब दैट्स अ सिंपल फिल्टर पेपर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर भी ऐसे ही काम करता है, कुछ पार्ट को जाने देता है, कुछ पार्ट को रोक लेता है। जो पोर साइज के बड़े पार्टिकल होते हैं वो रोक लेता है, जो पोर साइज से छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें जाने देता है, वही ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझिएगा, दिमाग बिल्कुल यहाँ रहे, हम ऑस्मोसिस पढ़ने जा रहे हैं। हमने एक लिक्विड फिल कर लिया, लिक्विड नहीं सॉरी सॉल्यूशन फिल कर लिया। एक सॉल्यूशन यहां है, दोनों चैम्बर में एक एक सॉल्यूशन है, दो ही चैम्बर एक ही, बीच में सेपरेट किया है, यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब समझिएगा, ये मान लीजिएगा 2% एक्वस सॉल्यूशन है, कोई सा भी सॉल्यूट हो, ये 10%
2%, 10%, 2% कॉन्सेंट्रेशन, 10% कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट कोई सा भी ले लीजिए, एक ले लीजिए, अलग अलग ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2%, 10%। तो ऑस्मोसिस, आप दिमाग में अगर सोच रहे हैं कुछ लोग की ऑस्मोसिस क्या है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा ऑस्मोसिस। ऑनलाइन क्लासेस का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम सामने पूछ नहीं पाते, भैया तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, बताओ ऑस्मोसिस क्या है। यहां तो मान के चलना पड़ेगा कि हाँ तुमने भैया किसी ने बोल दिया होगा ऑस्मोसिस फलानी फलानी चीज होती है। चलिए ऑस्मोसिस पर आते हैं, मुझे ही बताना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, हाँ भैया तुमने बता दी है। चलिए देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है वो सॉल्वेंट पार्टिकल का होता है। देखिए सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का पार्टिकल छोटा है, वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इधर उधर जा सकता है। सॉल्यूट का पार्टिकल बड़ा है, वो क्रॉस नहीं कर सकता इस मेम्ब्रेन को। तो ये क्लियर हुआ कि सॉल्वेंट का पार्टिकल इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों तरफ जाता है। जाता वो दोनों तरफ है, अभी भी इधर से इधर जा रहा होगा, इधर से इधर जा रहा होगा, पर नेट फ्लो किधर है? इधर से इधर ज्यादा जा रहा है, इधर से इधर ज्यादा जा रहा है, उसे नेट फ्लो कहेंगे, इधर ज्यादा मूवमेंट कर रहा है। कई बार आता है क्वेश्चन, बताओ दोनों तरफ जा रहा है या एक तरफ जा रहा है? भैया दोनों तरफ जाएगा, तब तक इक्विलिब्रियम होगा, दोनों तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब है फ्लो तो दोनों तरफ हो सकता है, सॉल्वेंट उधर है, इधर जा सकता है, ज्यादा फ्लो किधर है नेट, उसे हम ढूंढ रहे हैं। तो क्लियर रखिएगा, सॉल्वेंट का फ्लो है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, लेकिन किससे किस साइड की तरफ है? बच्चे कहते हैं सर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, बिल्कुल सही है, लेकिन फ्लो किसका था? सॉल्वेंट का। बायोलॉजिकल डेफिनेशन पर आते हैं, फिर हम अपनी केमिस्ट्री पर आएंगे। बायोलॉजी की डेफिनेशन आपकी ये कहती है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। लिखना नहीं है, सॉल्वेंट को अंडरलाइन करिए। कोई भी चीज कम से ज्यादा की तरफ चलती है, ये ठीक है। हमने गैस लीक करी, एलपीजी गैस है, हमने उसे लीक कर दिया, यहां है तो जाएगी कहां? दूर, डिफ्यूजन होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो। ऐसा तो नहीं है ना कि दूर दूर से पार्टिकल सिलेंडर में आके घुस जाएंगे, हाँ भैया हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, हाई से लो, यही डिफ्यूजन है। वही यहां होगा, जाएगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ, बिल्कुल सही है, लेकिन जाएगा कौन? सॉल्वेंट। कॉन्सेंट्रेशन भी किसकी? सॉल्वेंट की। कॉन्सेंट्रेशन भी किसकी? सॉल्वेंट की। लेकिन जो मैंने 2%, 10% लिखा है, ये सॉल्वेंट थोड़ी ना है, ये तो सॉल्यूट है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब केमिस्ट्री में सीधा सीधा क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जबकि बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या कहती है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। वो बोलती है हायर कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? सॉल्वेंट की, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन केमिस्ट्री में एप्लीकेबल हो सकती है, रखोगे कोई काट नहीं सकता इसे, बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हम ऐसे देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? हम जो लेते हैं वो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लिखी है, ये 2% सॉल्यूट है, 2% सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना है जी? 98% सॉल्वेंट है। इधर कितना सॉल्वेंट है? 90% सॉल्वेंट है। बताओ सॉल्वेंट किधर ज्यादा है? सॉल्वेंट 98 है, 90 इधर ज्यादा है, तो हायर, बायोलॉजी के हिसाब से लेते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो इधर होगा, नेट फ्लो इधर होगा, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में देखो, 2% से 10% मूव हुआ। सॉल्वेंट, भाई सॉल्वेंट बायोलॉजी में आप बोल सकते हो, स्पेसिफिक सॉल्वेंट लिख सकते हो केमिस्ट्री में, लेकिन समझना तो एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन को होगा ना, इसको समझना होगा, लिखना भी इसे होगा। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, केमिस्ट्री में आ रहा हूं मैं वापस, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन किसकी बोली जाती है? सॉल्यूशन की। 2% से 10% जा रहा है, लोअर टू हायर सॉल्यूशन में जा रहा है। तो जहां सॉल्यूशन की परसेंटेज कम होती है, वहां सॉल्वेंट की परसेंटेज ज्यादा होती है। जहां सॉल्यूशन की परसेंटेज ज्यादा होती है, वहां सॉल्वेंट की परसेंटेज कम होती है। इसीलिए मैंने दोनों चीजें लिखी। तो सॉल्वेंट जा रहा, केवल सॉल्वेंट जा रहा है, सॉल्यूट जा नहीं रहा, तो सॉल्वेंट कहां से जाएगा? ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा ये कम, सीधा जा रहा है। लेकिन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से कम से ज्यादा की तरफ, ये है हमारी, ये हमें पढ़ना है। 2 से 10 जा रहा है, मींस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू
हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, मार्क कीजिएगा मैंने सॉल्यूशन बोला है, सॉल्वेंट नहीं बोला है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मैं पूरी करता हूं ऑस्मोसिस को। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। इस प्रोसेस का नाम ही क्या है? ऑस्मोसिस। सीधा सा है। अब क्लियर हो गया होगा। आपको क्या देखना है? सीधा 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 हो, कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा। मैं लिख देता हूं यहां, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में अपोजिट बोल सकते हो आप। ये है, ये फ्लो है, यही रहेगा। मैं ये बदल रहा हूं। फिर मैं आपसे पूछूंगा आप बताओ फ्लो किधर है। मैं चेंज कर रहा हूं भाई, तैयार रहे आप। डेफिनेशन आपकी लिखी हुई हो, डायग्राम बना हो, ये डायग्राम बना लिया हो, अच्छी बात है। फिर से दूसरा बनाना हो सकता है, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ये तो रहेगा भाई सेमी परमेबल। दोबारा से लिख देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फ्लो हमने हटा दिया है, नाम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर है 5 मोलरिटी सॉल्यूशन, इधर है 1 मोलरिटी सॉल्यूशन। फ्लो बताइएगा, फ्लो किधर होगा? सोच लीजिए, दिमाग में एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेफिनेशन या मीनिंग लिखा है, डेफिनेशन अभी भी आपने ऊपर लिखी है। किधर से किधर होगा? चेक कर लो आंसर सही है या नहीं है आपका। ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कहती है? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। 1 से 5, 1 कम, ये 5 ज्यादा। लो टू हाई सही होगा। गलत हो तो फिर से लिख लो एक बार। फिर से पूछता हूं, केवल चेक करते रहना, आपको ड्रॉ करने की अब जरूरत नहीं है। दूसरा, टेन मोलरिटी नहीं, इधर कोई सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है। इधर सॉल्वेंट है, वाटर है। सॉल्वेंट में भी क्या है? वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर है। इधर वाटर का एक्वा सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूट पड़ा हुआ है। अब फ्लो बताइए। सोच लिया होगा। इधर तो पूरी तरह सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है ही नहीं। इधर सॉल्यूट भी है, तो इसकी में सॉल्यूट अमाउंट 0, 100% सॉल्वेंट। इधर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट है, तो 100% सॉल्वेंट नहीं है, कम है, तो ज्यादा सॉल्वेंट या कम कॉन्सेंट्रेशन या 0 कॉन्सेंट्रेशन बोले आप। तो इधर से फ्लो किधर होगा? इधर। ठीक जी, चलिए फ्लो आपने पढ़ लिया होगा। हेडिंग बदल दीजिएगा, दूसरी हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट ऑस्मोसिस के नीचे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा ऑस्मोसिस के बाद। ऑस्मोसिस समझ आ गया होगा, फ्लो समझ आ गया होगा कि किधर रहता है फ्लो। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में बोलोगे तो फिर बदल जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा कहां है? जहां सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब समझिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ रहे थे, बीच में ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया, हमने साइड में हेडिंग डाली ऑस्मोसिस, फिर साइड में अब हेडिंग डाल लीजिएगा इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से डिनोट हम इसे करते हैं साइड में, क्योंकि डेफिनेशन अब हम बताने जा रहे हैं। है सब ऑस्मोटिक प्रेशर का ही पार्ट। समझना भाई, ऑस्मोसिस को ही समझ रहे हैं फिर से। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट 100% है, इधर से इधर मूव कर रहा है, फ्लो हो रहा है रेगुलर। फ्लो अगर ऐसे होगा तो यहां से लेवल वाटर का, सॉल्यूशन का इधर बढ़ने लगेगा। हमने क्या किया? यहां एक पिस्टन लगा दिया, पंप नीचे ऊपर हो सकता है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन। पिस्टन लगा दिया,
इस पिस्टन पर हमने क्या किया, ये फ्लो बढ़ रहा था, इधर आ रहा था, सॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा था, ये पिस्टन ऊपर की तरफ चलने लगा। हमने क्या किया, इस पर एक प्रेशर लगा दिया ऊपर से, इसे प्रेशराइज कर दिया। किस प्रेशर से, कि इतना प्रेशर हमने लगाया कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ ना जाए। मतलब भाई फ्लो अगर इधर होगा, वाटर पार्टिकल इधर आएंगे तो ऊपर जाएगा ही, लेकिन हमने प्रेशर कितना लगा, हाथ रख लिया, भाई ऊपर नहीं जाने देंगे हम। चूंकि ऊपर हम जाने नहीं दे रहे हैं तो यहां जगह फुल हो जाएगी, तो ये फ्लो रुक जाएगा। हमने अल्टीमेट यहां प्रेशर लगा के क्या किया, इस फ्लो को रोक दिया। अब पार्टिकल यहां से यहां नहीं जाएंगे, यानी कि हमने ऑस्मोसिस जो हो रहा था उसे रोक दिया एक प्रेशर लगाकर। इस प्रेशर को ही कहते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बुलाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, चूंकि आपने हेडिंग डाली है, डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस के फ्लो को रोक देता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बुलाते हैं। द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सीधा सा है, जो प्रेशर, जो बाहर से प्रेशर लगाया हमने, जिसने ऑस्मोसिस के फ्लो को रोक दिया, उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर और डिनोट करते हैं पाई से। किससे डिनोट करते हैं, पाई से। इतनी ही डेफिनेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर हेडिंग डाली है, डिफाइन करें, ये डायग्राम बनाएं, पाई दिखाएं। स्पीड से कर लीजिएगा ये वर्क, आगे बढ़ेंगे हम। पहली मेन हेडिंग ये है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें 2 हेडिंग आ चुकी हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तीसरी हम पढ़ने जा रहे हैं। तब तक आप डेफिनेशन लिख के डायग्राम फिर से बना लें, दोबारा बनाना होगा। देखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेन टॉपिक है, उसके अंदर ऑस्मोसिस हमने पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी अभी अभी। अब आ रहे हैं आरओ, फुल फॉर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आपके घर पे वाटर प्योरीफायर लगा है वो आरओ सिस्टम, वो यही है। वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और ये प्रिंसिपल क्या है ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यही था, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है, समझिएगा, एक्सपेरिमेंटली समझना बिल्कुल। हमने कहा फ्लो यहां से वाटर की तरफ से इधर हो रहा था, फिर से समझो, इधर हो रहा था, इसका लेवल इधर बढ़ रहा था। हमने हाथ लगा लिया, एक प्रेशर लगा दिया कि इस पिस्टन को ऊपर जाना हमने रोक दिया। मतलब हम ऊपर जाना रोक देंगे तो यहां मॉलिक्यूल आना रुक जाएंगे, मतलब ये फ्लो रुक जाएगा। हमने इस फ्लो को रोक दिया। फिर हमने सोचा रोका क्यों है, नीचे दबा देते हैं। मतलब हमने इस प्रेशर को P एक्सटर्नल प्रेशर, इसलिए P एक्सटर्नल लिखा। हमने इतना दिया, कितना दिया, पाई से ज्यादा। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा। ना केवल हमने रोका इसे, बल्कि हमने नीचे की तरफ प्रेशराइज कर दिया। अगर हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेशराइज कर देंगे तो इधर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ये फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा। ये फ्लो जब अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा तो इधर वाटर का लेवल बढ़ने लगेगा। हम यहां एक टंकी लगा लेते हैं भैया पानी निकालने के लिए। मतलब सॉल्यूशन है, सैलाइन वाटर है, सॉल्ट वाटर है, खारा पानी है, समुद्र वाला पानी है, यहां लिया, प्योर वाटर यहां फिल किया, मेम्ब्रेन बीच में है, प्रेशर लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो सॉल्वेंट ही तो जा सकते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल इधर जा रहे हैं, यहां से हम निकाल के उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। प्रेशर लगाते रहो, ये इधर जाते रहेंगे, ये फिल करके रखो बस। कब तक, जब तक ये बेकार नहीं हो जाती सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तब तक सॉल्यूट नहीं जाएगा, सॉल्यूट यहीं चैम्बर में रह जाएगा। ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस होता ही क्या है, ऑस्मोसिस के अगेंस्ट, ऑस्मोसिस का जो फ्लो था उसका रिवर्स फ्लो अगर होने लगे। ये कब पॉसिबल है, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये खारे पानी को, प्योर खारा मतलब सलाइन वाटर को वाटर में बदलता है। सलाइन वाटर मतलब उसमें सॉल्ट है, सॉल्ट को रिमूव करता है एक तरह से,
वाटर की हार्डनेस को कंट्रोल करता है, ये भी बुला सकते हैं। या सिंपल एक वर्ड देता हूं, वर्ड है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर एप्लीकेशन क्या है आरओ की? वाटर से सॉल्ट को रिमूव करना, मतलब डी सैलिनेशन ऑफ वाटर। वाटर प्योरिफिकेशन नहीं है, वाटर को प्योरीफाई करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में आता है, ये वाटर प्योरिफिकेशन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं फिर से, ये वाटर प्योरिफिकेशन का हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन कंप्लीट वाटर प्योरिफिकेशन बड़ा एक टेक्निकल प्रोसेस है। बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारी चीजों को अलग किया जाता है, मारा जाता है। ये नहीं कि केवल सॉल्ट को रिमूव करके ही आपने वाटर प्योरीफाई कर लिया, ये नहीं है। उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी पास करते हैं, बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाए, वायरस मर जाए। अल्ट्रा यूवी आपने अगर देखा हो तो आता है कैंट वाटर प्योरीफायर, और भी कई सारे होते हैं। उसमें यूवी प्रोटेक्शन है जी, आरओबी है, यूएफ मतलब उसमें आयंस डालने के लिए मिनरल्स भी ऐड करते हैं बाद में। तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। केवल रिवर्स ऑस्मोसिस तो वाटर से सॉल्ट को रिमूव करता है, इसलिए इसकी एप्लीकेशन में केवल क्या लिखा जाना चाहिए? डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? जब हम एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाते हैं तो ऑस्मोसिस का फ्लो रिवर्स हो जा, पहले इधर हो रहा था ना, अब इधर हो रहा है, रिवर्स हो जाता है। इसे हम बुलाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कंडीशन क्या? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस? P external must be greater than osmotic pressure. External pressure must be greater than osmotic pressure. That's a condition for the reverse osmosis. थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशन क्या है जी रिवर्स ऑस्मोसिस की? डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। मैंने तीनों चीज बताई। रिवर्स ऑस्मोसिस हेडिंग है, पहले डेफिनेशन लिखें, फिर नीचे कंडीशन P external must be greater than pi, फिर एप्लीकेशन ऑफ RO क्या है? डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। और ये डायग्राम आपका बनाया हुआ हो, ये तीनों चीज आपको याद दिला देगा। कंडीशन यहां लिखी है, रिवर्स डायरेक्शन में ऑस्मोसिस हो रहा है तो रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तो नाम ही बता रहा है, सॉल्ट रिमूव हो जाएंगे, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। तो तीसरी बार आप इस वुल्फ बॉटल को डायग्राम में बना रहे हैं। पहली बार ऑस्मोसिस समझाने के लिए बनवाया, दूसरी बार ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बनवाया, तीसरी बार आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाने के लिए इसे बना रहे हैं आप। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, इसे रफ कर रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एप्लीकेशन पे गौर कीजिएगा। डिसैलिनेशन वर्ड लिखें, टॉपिक यही चलेगा अभी। देखिएगा, हमने वाटर में ब्लड सेल रख दी, ब्लड सेल, अरे इतनी बड़ी नहीं होती भाई, तुम सोचो इतनी बड़ी ब्लड सेल नहीं होती, वो तो मैंने बड़ी दिखाई है ताकि मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर लिख सकूं। ब्लड सेल की कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाय वेट। बाहर हमने लिया 5% सॉल्यूशन, पॉइंट नहीं है 5 है, 5%, ये 0.9 है। अब मुझे बताओ फ्लो किधर से किधर की तरफ होगा? सेल से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ? बताना होगा भाई। फ्लो कहां से कहां तक था? अभी मैं याद दिलाता हूं, लो कॉन्सेंट्रेशन of solution to high concentration of solution। 0.9 अंदर है, 5 बाहर है, ये छोटी वैल्यू है, बाहर बड़ी वैल्यू है, तो फ्लो होगा लो टू हाई बाहर की तरफ। अगर ऐसा होगा तो ब्लड सेल ये श्रिंक हो जाएगी, पिचक सी जाएगी, इरेगुलर फ्लो होता रहेगा। इसे बुलाते हैं एक्स ऑस्मोसिस। बाहर की तरफ फ्लो एक्स ऑस्मोसिस। मान लो मैंने बाहर ले लिया प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूट ही नहीं डाला, तो यहां तो बाहर तो 0% सॉल्यूट है, अंदर तो है कुछ,
तो फिर फ्लो होगा अंदर की तरफ, तो इसे बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस, END, एंड ऑस्मोसिस, अंदर की तरफ। तो ये स्वेल हो जाएगी, ब्लड सेल क्या हो जाएगी, स्वेल, बाद में बर्स्ट हो जाएगी, फट भी जाएगी। तो ये होता रहता है, मतलब ऐसा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है इंट्रावेनस इंजेक्शन जो वेन्स में लगाए जाते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.9% रखी जाती है, ताकि ब्लड सेल ना एक्स ऑस्मोसिस हो, ना तो वो श्रिंक हो, ना एंड ऑस्मोसिस हो, ना वो ब्रस्ट मतलब स्वेल हो। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस, अच्छा चलो इसे बदलता हूं, मान लो 0.5% बाहर है, 0.9 अंदर 0.5 बाहर, बताओ क्या होगा, लो टू हाई, लो ये है, हाई है, यही होगा जी। 0.9 रखूं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं, अब तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितने बाहर जाएंगे उतने अंदर आएंगे, बराबर बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सॉल्यूशन को बुलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलो इसे एडिट बाद में डालेंगे, पहले थोड़ा समझ लो। आप तुमने देखा होगा सब्जी बेचने वाला आता है, आपके घर के पास से वो ठेली लेके आ रहा होता है, पानी रखता है साथ में, अब धूप है, पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो और भी ज्यादा होगा, पानी ऐसे मारता रहता है सब्जियों के ऊपर, क्या लगता है साफ हो जाए, धूल जम गई है? ऐसा नहीं है, पानी मारता रहेगा तो वो एकदम स्वेल दिखाई देंगी, ऑस्मोसिस होता रहेगा, एंड ऑस्मोसिस। बैंगन देखो एकदम से ऐसे फूला हुआ होता है, एकदम बिल्कुल फ्रेश, जैसे अभी गया हो पेड़ से तोड़ के बस तुरंत 1 मिनट में आपके सामने रख दिया, एकदम फ्रेश है, चिकनाहट भी है। ऐसा नहीं है, अगर ओरिजिनल कभी पेड़ से तोड़ के लाओगे, मंडी पहुंचेगा, वहां से लाओगे, 3-4 दिन लग जाते हैं, 3-4 दिन में तो बैंगन सिकुड़ जाएगा। अरे गर्मी इतनी है, वाटर उसके अंदर का निकल जाएगा, स्ट्रिंक होने लगेगा। उसे बचाने के लिए पानी मारते हैं ताकि पानी अंदर जा रहे हो, स्वेल रहे। और तुम समझते हो अरे एकदम से तो फ्रेश है, फ्रेश नहीं है। जितनी भी वेजिटेबल्स बेचने वाले हैं सब यही काम करते हैं, सबके पास वाटर होता है, नहीं तो जाके देख लो, नमी बनाए हुए रखते हैं ताकि ऑस्मोसिस अंदर की तरफ होता रहे और वो स्वेल दिखाई दे। एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर लीजिएगा, किशमिश उठाओ एक और पानी में डाल दो, प्योर वाटर में, देखो एंड ऑस्मोसिस आपको दिखाई देगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, वो फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक काम करो, पानी का या चीनी का एक सही से डेंस सॉल्यूशन बनाओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब तक डिजोल्व हो तब तक डिजोल्व करो, सॉल्ट लो या फिर शुगर लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा है, नेचर से तो फर्क नहीं पड़ता ना, अमाउंट से फर्क पड़ता है। सैचुरेटेड बना लो, सैचुरेटेड क्यों? क्योंकि जो मैं देने वाला मुझे इसकी अंदर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता, ब्लड सेल की तो पता है 0.9 है। अंगूर ले लो एक, अब उसके अंदर की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ना मैंने देख चेक की है, ना बुक में लिखी है भाई, नहीं तो मैं कहता इतने परसेंटेज का सॉल्यूशन बना लो। अब तुम जब पता ही नहीं तो मैक्सिमम बनाओ सैचुरेटेड, उससे ज्यादा तो होती नहीं ना, उसमें अंगूर डाल दो। अब आपने बनाई वो हायर है, उससे ज्यादा तो हायर हो ही नहीं सकती, और इसका मतलब है अंगूर के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो कम से ज्यादा बाहर की तरफ निकलेगा और धीरे धीरे वो पिचकना, श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा कुछ देर में, तो ये हो जाएगा एक्स ऑस्मोसिस। ये कर सकते हैं आप, घर पे करके देख सकते हैं ऑस्मोसिस को, ये बायोलॉजी में बताए गए एक्सपेरिमेंट्स होंगे पुराने, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूं। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अगला टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर ही चल रहा है अभी, चलेगा। आइसोटोनिक, इसका एक और नाम है आइसोमोटिक भी बुलाते हैं, लिखना आपको होगा, समझ रहे हैं। मैंने अभी बोला कि ब्लड सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.9 है, बाहर भी हमने 0.9 का ले लिया, तो जी कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये नहीं कि फ्लो नहीं होगा, फ्लो तो सॉल्वेंट का होगा, इक्वल रेट से होगा। फ्लो तो कम ज्यादा रखें तो भी दोनों तरफ होता है, नेट ज्यादा होता है, फ्लो तो दोनों तरफ ही होता है हमेशा, एक तरफ नेट ज्यादा होता है, उसे ही बोल रहे होते हैं भाई इधर फ्लो होगा। हाँ जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है। मैंने कॉन्सेंट्रेशन वर्ड नहीं बोला,
मैंने क्या क्या ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है उन्हें बुलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस या आइसोमोटिक सॉल्यूशंस। लिख लीजिएगा, द सॉल्यूशंस व्हिच हैव इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इसमें दो वर्ड और आते हैं। भाई बराबर है तो ठीक है, दोनों आइसोटोनिक है। मान लो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा एक का कम है तो क्या नाम है? तो देखिएगा इसके नीचे इसकी डेफिनेशन के बाद दो और आते हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। पूरा लिख लीजिएगा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। इक्वल भाई दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर तो आइसोटोनिक। मान लो बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो एक ही सिचुएशन है, एक का ज्यादा एक का कम है, तो जिसका कम है उसे बुलाते हैं, क्या कम है? ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे बुलाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ज्यादा उसे बुलाते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे बुलाते हैं हाइपोटोनिक, और जिसका ज्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर उसे बुलाते हैं हाइपरटोनिक। क्या बुलाते हैं? हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक तीनों सॉल्यूशंस मैंने बता दिए। थ्योरी लगभग कंप्लीट हुई। अब हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर आएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस पर ध्यान से समझें। ज्यादा सॉल्ट जो बच्चे खाते हैं, सॉल्टी फूड या सॉल्ट्स ज्यादा जो लेते हैं, जब सॉल्ट लेते हैं तो एंडोस्मोसिस होने लगता है। भाई कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फ्लो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर है, जब तो फ्लूइड अंदर जाएगा तो पफनेस आ जाती है, उसे एडिमा डिजीज बुलाते हैं। EDEMA एडिमा मतलब पफनेस आ जाती है, वो बच्चे मोटे हो जाते हैं। तो ये एक डिजीज है। तो ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, ना ज्यादा सॉल्टी फूड, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है सॉल्ट। इक्वल रीजन है। चलिए हम डॉक्टर नहीं पढ़ा रहे हैं मेडिकल, वापस आते हैं टॉपिक पर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि पाई है, सेंटेंस दें पहले। एक्सपेरिमेंट देखो, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट, ये सेंटेंस ऊपर लिख लें। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर जो मेनली वर्क किया वो साइंटिस्ट था वेंट हॉफ। ये स्पेलिंग आती है। तो वेंट हॉफ ने ही वर्क किए, उसी के एक्सपेरिमेंट को हम जो लिखवाए ना, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड, उसी का एक्सपेरिमेंट था। तो इस साइंटिस्ट ने बताया ऑस्मोटिक, पहले ऊपर लिखा हुआ एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट, ऐसे लिखा हो उसके नीचे, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखना मत अभी, मोलैरिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये जो लिखा है ये सेंटेंस में लिखा जाए, मैं बोल रहा हूं, ये मत लिखिएगा। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, कैपिटल M लिखते हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब मोलैरिटी को यहां वेंट हॉफ ने C से डिनोट किया, हम तो कैपिटल M से करते, लेकिन मोलैरिटी वो है, लेकिन डिनोट इसने किससे किया? C से, तो हम उसे बदल नहीं सकते क्योंकि ये इक्वेशन वेंट हॉफ इक्वेशन है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये आई, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हमने R लिया, T टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बाद में स्टेटमेंट दिया, तो इसे हम सिंपल लिख लेते हैं पाई इक्वल टू CRT। ये स्टेटमेंट में लिखना, उसके बाद ये, उसके बाद ये। C का मतलब मोलैरिटी है, ये लिखा हुआ है, या मोलैरिटी के ब्रैकेट में डिनोट करने का तरीका C लिख लीजिएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का तरीका ये है, इसे नोट कर लीजिए अब आप, ये दोनों, ये तो सेंटेंस में आ ही गया है, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, हटा रहा हूं मैं इसे। मतलब सीधे सीधे सेंटेंस में बता दें, वेंट हॉफ ने ये इक्वेशन प्रोवाइड करी, डायरेक्ट, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। C का मतलब क्या है? मोलैरिटी, और मोलैरिटी होती क्या है?
मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये हमने पढ़ी है। सी मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पुट करता हूं ये वैल्यू में, पाई इक्वल टू NB अपॉन V RT। V को इधर ले लीजिएगा, पाई V इक्वल टू NB RT। ये इक्वेशन आपको कुछ याद दिलाएगी, PV इक्वल टू nRT की याद दिलाएगी। PV इक्वल टू nRT वही है लगभग, P प्रेशर ही है था, ये पाई भी प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वॉल्यूम लीटर में है लिखा हुआ है, NB का मतलब मोल से है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। R गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T टेम्परेचर है केल्विन में। तो R की वैल्यू भी लिख लीजिएगा, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। दूसरी वैल्यू 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। दोनों में डिफरेंसेस इसका है बस, ऊपर प्रेशर की यूनिट ATM है, नीचे बार है। क्वेश्चन है सर किसी और में है तो आप बदल लें, ATM में बदल लें या बार में बदल लें, फिर R की वैल्यू पुट करें। दोनों में R में ये रखूं या ये रखूं, आंसर एक ही आता है। आंसर में डिफरेंसेस नहीं है क्योंकि इन वैल्यू में देखो 0.001 का डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस नहीं है। फर्क क्या पड़ेगा, मैंने आपको पाई दिया ATM में, आपसे आंसर निकलवाया, मान लो मैंने पाई प्रोवाइड किया और टेम्परेचर आपसे पूछा, आपने सब वैल्यू रखी, मैंने ये ATM में दिया लेकिन R आपने ये यूज कर लिया, आंसर तो वही आएगा लेकिन मुझे दिख जाएगा अच्छा बार की यूनिट यूज कर रहे हो और पाई ATM में गिवन है तो मैं काट दूंगा। मतलब जो पाई की वैल्यू यूनिट है वही R की प्रेशर की यूनिट हो। वॉल्यूम लीटर में यहां भी है, यहां भी इक्वल है, पर केल्विन पर मोल फिक्स ही है, लेकिन प्रेशर बदल रहा है। तो अगर मैं बार में बोलूं तो बार की यूनिट R की रखी जाए, अगर मैं ATM में निकलवाऊं तो फिर ATM वाली। तो ये फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का पहला फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कॉलिगेटिव शुरुआत करते ही, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का शुरुआत करते ही मैंने एक टॉपिक आपसे बोला कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनका एक बड़ा यूज है, सभी का, चारों का, ये नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्या यूज है इनका? यूज है मोलर मास निकालने में। किसका मोलर मास निकालने में? सॉल्यूट का। समझना, एक सॉल्यूट, मान लो मैं आपको एक पुड़िया देता हूं, ले भैया ये पुड़िया ले लो, उसके अंदर एक सब्सटेंस मैं आपको देता हूं, प्योर सब्सटेंस, और मैं आपसे कहता हूं इस सब्सटेंस, नाम मैं बताऊंगा नहीं तो मैं, इसका मोलर मास निकाल के ले आओ। तो आप उसे वेट करेंगे, बैलेंस, केमिकल बैलेंस होता है, उस पर रखेंगे, वेट पता चलेगा 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है। फिर आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे, वो भी आपको पता होगा कितना बनाया, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। और फिर आप उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे, एपरेटस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का, और ये सब करके आप उसका मोलर मास निकाल लोगे। कैसे, वो देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ये हेडिंग सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लास्ट में आती है। क्या है हेडिंग? इनकी एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है? सॉल्यूट का मोलर मास निकालना, वही हम यूज करेंगे। हेडिंग डाल लीजिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ, मैं से रफ कर दूं पहले फिर बोलता हूं। हाँ जी, हेडिंग डालिए डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सिंबल MB। क्या निकाल रहे हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का सिंबल MB, B से डिनोट करते हैं सॉल्यूट को, तो मोलर मास सॉल्यूट का। देखिए फॉर्मूला क्या था, पाई V इक्वल टू, यही था, NB, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। निकालने का तरीका वेट अपॉन मोलर मास। मैं यहां पुट करता हूं, मैंने पुट कर दिया। यहां से आप क्या निकाल पाएंगे?
क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे, समझना। मैंने सब्सटेंस दिया, उससे वजन आपने कर लिया सॉल्यूट, उसी का मोलर मास निकालना है ना वो सॉल्यूट, उसे एक्वस सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूशन बना लिया। कितने वॉल्यूम का बनाया आपने बनाया, आपको पता होगा 1 लीटर में बनाया, 2 में, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। एपरेटस में रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है वो निकाल के बता देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का एपरेटस होता ही है, कई सारे तरीके हैं, ये पता है आपको। रूम का टेम्परेचर, रूम में काम कर रहे थर्मामीटर रख के देख लीजिए क्या है रूम का टेम्परेचर, आर की वैल्यू आप जानते हैं, क्या निकाल पाओगे, एमबी। नाम नहीं बताया पूरे इसमें प्रोसेस में कि उस सॉल्यूट जो मैंने दिया पुड़िया में उसका नाम क्या था, लेकिन आप उसका क्या निकाल पा रहे हो, मोलर मास। ये बड़ी बात है। जब मोलर मास पता चलता है तो हमें उससे, मान लो बाकी कोई अब नॉन सब्सटेंस है मुझे मिला, मैंने आपको दे दिया, आपने मोलर मास निकाल दिया, तो मुझे अब आइडिया हो जाएगा कि इसके मोलर मास के रेस्पेक्ट में आगे पीछे कौन से कंपाउंड्स हैं, किन किन का ये मोलर मास होता है। मैं आसानी से पता कर सकता हूं कि कौन सा कंपाउंड ये हो सकता है, या 5-6 ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे, इनमें से एक है, बाकी टेस्ट कर लेंगे आगे। तो मोलर मास निकालने में ना केवल ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पढ़ रहे हैं, सभी की ये एप्लीकेशन है कॉमन, और इस वजह से ही इस चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये एप्लीकेशन नहीं तो ये बेकार है, पढ़ना ही नहीं होता फिर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पढ़ने का टास्क केवल मोलर मास निकालने में एक्सपेरिमेंटली यूज में है। तो मोलर मास निकालना इसकी मेन प्रॉपर्टी, मेन एप्लीकेशन में आता है। तो हेडिंग आपने डाली डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में एमबी, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। यही क्वेश्चन मार्क बना लो, एमबी के रेस्पेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहां पर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट होती है, मैंने सब बताया। अब न्यूमेरिकल्स और देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स और आ जाए तो आपको इसे अप्लाई करना भी आ जाएगा, देखिएगा, चेक कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर का, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें आपको निकालना है पाई, यूनिट गिवन नहीं है। मान लो पास्कल में हो तो भी आप बार में निकालेंगे, फिर बार से पास्कल में बदल लेंगे। 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। ऐसे किसी भी यूनिट में हो आप, एटीएम बार आर की यूनिट 2 ही में है, आपको 2 में ही निकाल पाएंगे आप। ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम पॉलीमर, सॉल्यूट है आपका 1 ग्राम, बी डब्ल्यू बी 1 ग्राम, 1 ग्राम पॉलीमर लेगा 1.01 ग्राम पॉलीमर। पॉलीमर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, पॉलीमराइज मतलब समझो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बहुत बड़ी चेन बनाते हैं। मोलर मास थाउजेंड्स में है, 1,85,000। तो मोलर मास एमबी हो गया 185,000 ग्राम पर मोल। वहां नहीं लिखा मैंने, ग्राम पर मोल लिया, यू लिख लीजिएगा। इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 450 ml, लीटर में 1000 से डिवाइड कर दो, 450 लीटर, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए 0.450 लीटर। टेम्परेचर भी गिवन है 310 केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो आप केल्विन में बदल लेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी केल्विन है तो जरूरत ही नहीं। फॉर्मूला लगाते हैं, पाई वी इक्वल टू डब्ल्यू बी एम वी आर टी। वी को पाई निकालना है तो वी को यहीं लिख लेता हूं मैं, डब्ल्यू बी 1 ग्राम। आर की वैल्यू क्वेश्चन है सर किस में निकालें, बार में निकाल लीजिएगा, स्टैंडर्ड है। तो बार की वैल्यू 0.0831, टेम्परेचर 310 डिवाइडेड बाय मोलर मास बहुत बड़ा है 185,000 एंड वॉल्यूम 0.45। कैलकुलेट मैं कर लेता हूं, जो भी आंसर आएगा वही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इजी, सारी वैल्यूज गिवन है। 1 into 0.0831, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं भाई, आप खुद करें। 310 डिवाइडेड बाय 185,000 एंड डिवाइडेड बाय फर्दर 0.45, या 3.1 into 10 की पावर -4। आंसर क्या है, 3.1 into 10 की पावर -4 बार। पास्कल में बदलोगे तो इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, 31 आ जाएगा लगभग। तो ये है इसका आंसर। तो
इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। ज्यादा क्वेश्चंस में मोलर मास आपसे पूछे जाने वाला है। मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं जो क्वेश्चंस आपको करने हैं। चेक कीजिएगा, आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5%। 5% सॉल्यूशन है। अब ये बाय मास परसेंट है, बाय वॉल्यूम परसेंट है या वेट बाय वॉल्यूम है, ये नहीं लिखा है। तो ये नहीं लिखा है तो अपने आप उस चीज में आपको रिप्रेजेंट करना है इसे जिसकी आपको जरूरत है। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, इसमें आपको वॉल्यूम भी चाहिए और वेट भी चाहिए। तो ये परसेंटेज जो है ये है वेट बाय V%। वेट बाय V ही लिखा था, मैंने लिखा नहीं क्योंकि कई बार लिखा हुआ होता नहीं, खुद सोचना पड़ता है कि कौन सी परसेंटेज ये होनी चाहिए। तो वेट बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको, वेट ऑफ सॉल्यूट भी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ml। यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है भाई NH2CO NH2। इसका मोलर मास आप निकाल लेंगे, टेम्परेचर गिवन है, आंसर ये आना चाहिए ATM में। दूसरा है 5% सॉल्यूशन है शुगर का, आइसोटोनिक है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है किसके साथ, 1% सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। क्वेश्चन है ये परसेंटेज कैसी है, सिमिलर है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर में परसेंटेज आएगी वही होगी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। अननोन सॉल्यूट इन द सेम सॉल्वेंट, फाइंड द मोलर मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूट। ये जो अननोन सॉल्यूट का सॉल्यूशन था, इसमें जो मोलर मास है उसका वो निकालना है आपको, आंसर ये आना चाहिए 68.4 ग्राम पर मोल। 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ना हो तो आप लाइव क्लास में डिस्कस कीजिएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर, आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है।